नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी का घर तक दिया जलाना है। ये शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का और इसी बरेली की सरजमीन पर एक नाम है इंजीनियर अनीस अहमद, जो किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। बरेली की सियासत की बात हो या सिस्टम में रहते हुए उनके जो काम हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ हैं। सियासी अगर सफ़र की बात करें तो 1991 से उनकी एक शुरुआत होती है। वो इंजीनियर के उस पद पर पहुंचे जो यकीनन बड़ा था और वहां पर उन्होंने तमाम काम किए। सियासी सफ़र की अगर हम बात करें तो 2011 से शुरू होता है, जब उन्होंने जो है क्योंकि बसपा से एक शुरुआत होती है और उन्होंने वीआरएस लेकर जो है उसके बाद सियासी मैदान में कूदते हैं, लेकिन किसी वजह से जो है टिकट नहीं मिलता है। उसके बावजूद चुनाव लड़ते हैं और ज़बरदस्त तरह से लड़ते हैं बरेली कैंट सीट से। ये सफ़र और आगे बढ़ता है तो अब क्योंकि चुनावी सफ़र जो है आखिरी मंजिलों पर है, 2022 के चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। वैसे यूपी में 403 सीटें हैं, लेकिन अगर लखनऊ की सियासत के रास्ते की हम बात करें तो बरेली से होकर जाता है और बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बरेली शहर और बरेली कैंट सीट पर सबकी नज़र है। और ख़ास तौर से बरेली कैंट सीट जो परिसीमा के बाद बहुत अहम हो गई थी, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए, उसमें वो तमाम दिग्गजों को जोर आजमाइश कर रहे हैं और उसमें साफ छवि के किसी शख्स को देख रहे हैं। उसमें इंजीनियर अनीस अहमद का जो नाम है वो काबिल तारीफ़ भी है और काबिल फ़ख्र भी है। उनका एक सियासी पहलू ये भी है क्योंकि शाहजहांपुर से उनके भाई विधायक रहे हैं, वो भी एक सफ़र है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि मैंने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। सफ़र तो बहुत लंबा था, बहुत सारी मंजिलें होंगी, लेकिन अगर कुछ इजाफा करना चाहें जो मैं नहीं कर पाया हूं, जो मैं भूल गया हूं या मुझे नहीं पता है हमारे दर्शकों के लिए, वो आप बता सकते ऐसा है 91 में मैं सर्विस में था, तो उसी टाइम मुलायम सिंह तिलहर से बाई इलेक्शन लड़ने के लिए तिलहर से आए थे। तो उस टाइम मेरे बड़े भाई डॉक्टर हामिद सईद खां ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। तो जब मुलायम सिंह चुनाव में आए तो लोगों में ये डिमांड आई कि डॉक्टर साहब हमारे साथ अगर आ जाएं। तो उन्होंने कहा कौन है ये डॉक्टर साहब, तो पता किया तो उस टाइम वो कांग्रेस में हुआ करते थे। तो किसी ने उनको बताया इनके छोटे भाई बरेली में हैं, उनकी डॉक्टर साहब बात मान लेंगे। तो खैर मैंने उनको समझाया तो वो फिर समाजवादी के साथ में आ गए और उसी टाइम उन्होंने जनता पार्टी एम के नाम से, मुलायम सिंह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उसका अध्यक्ष बनाया। और जब सन 92 में समाजवादी पार्टी बनी तो सबसे पहला जिलाध्यक्ष डॉक्टर हामिद सईद खां को बनाया गया और वो काफ़ी टाइम तक रहे। मैं सर्विस में रहते हुए भी मैंने उनको 91 का तिलहर में चुनाव लड़वाया और तिलहर का वो चुनाव जीते। मैं लगातार उनके साथ रहता था। उसके बाद मैं किसी उसमें आकर के मायावती जी के कांटेक्ट में आ गया और उन्होंने मुझे एक तरीके से प्रेशराइज किया कि भाई आप नौकरी छोड़िए और चुनाव लड़िए कैंट से। जब मैंने हाँ कर दिया तो मैंने फिर बीआरएस लिया। उस टाइम बीआरएस लेने के बाद मैं चुनाव में लग गया। बिल्कुल लास्ट मोमेंट जब 1 महीना रह गया वोटिंग का, नॉमिनेशन फॉर्म भी आ गया, एकदम पता चलता है कि साहब उन्होंने टिकट चेंज कर दिया। तो उस टाइम बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के सचिव और ज़िला सचिव लेकर के सेक्टर प्रभारी 52 लोगों ने इस्तीफे दिए थे। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जो रो रहे थे बुरी तरीके से। उस टाइम मेरे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि मैं बीआरएस ले चुका था। मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और उस टाइम मुझे 24,353 वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट था वो 5वें नंबर पे रहा। सुप्रिया एरन जी उस बाद मेयर हुआ करती थी, मौजूदा मेयर थी, वो 4थे नंबर पे रहीं और मैं 24,353 वोट लेकर के हारा। लेकिन ये कि जब इतना वोट मुझे मिला
तो मायावती जी को एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई है और ये सीट हम जीत सकते थे। फिर उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया और बुला करके 2017 का चुनाव के लिए मुझे शहर विधानसभा से फिर कैंडिडेट बनाया और फिर मैंने 17 का भी चुनाव लड़ा। अब मैं समाजवादी पार्टी के साथ में 10 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया है। मेरे साथ में करीब 250 बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि 46 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अलाउ किए थे जगह कम होने की वजह से, वहाँ ज्वाइन किए। बाकी 2 बार में लखनऊ से लोगों ने आकर के समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कराई। हमारे साथ में जो है वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, जाटव, गंगवार, सैनी, प्रजापति, ये तमाम जाति के लोग जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं 101% भारतीय जनता पार्टी को हराऊंगा और मैं चुनाव जीतूंगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, ये सफ़र सियासत की हुई, सियासत की सफ़र की बात हुई। आप चुनाव हारे सही, लेकिन लोगों का दिल जीता आपने। यही वजह है कि आपका जो मुकाम है वो आज सियासत में अलग है। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ क्योंकि आपने बीएसपी की बात की। बीएसपी आज अपने वजूद की जंग लड़ रही है और कुछ यही हाल हम कांग्रेस का भी देखते हैं। एक सियासी नज़रिया क्या है, क्योंकि आपने उनको पार्टियों को भी देखा है, एक सोच होगी, क्योंकि दोनों पार्टी ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने की कगार पर है। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी जो है, क्योंकि उसमें जो मिशन काशीराम लेकर के आए थे वो मिशन बहुत अच्छा मिशन था, लेकिन मायावती जी ने उस मिशन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। पहली चीज़ तो वो पूरा एक ब्राह्मणों के उसमें चंगुल में चली गई हैं, जो ब्राह्मण जैसा चाह रहे हैं उस तरीके से चल रही हैं। दूसरे, उस पार्टी में पैसे की इतनी डिमांड है, भाई टिकट अगर चाहिए है तो पैसा चाहिए है उनको। अगर कोई पदाधिकारी है, इवन विधानसभा अध्यक्ष तक को टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें महीने में इतना पैसा देना है, मेंटेनेंस का इतना पैसा देना है, पार्टी में रहना है तो पैसा देना है। तो उसकी वजह से वो पार्टी तो टोटल ख़त्म पे है। और मैं बता रहा कि अगर 17 में समाजवादी पार्टी उनको बाकओवर ना देती, वो पार्टी 17 में ही ख़त्म हो गई थी। जो गठबंधन हुआ 19 में आकर के अखिलेश यादव जी का, तो 19 में आकर इनको बाकओवर मिला और उसमें ये फिर 0 से उठ करके जो 10 MP लेकर के आ गई, उसमें ही जिंदा हो गई। लेकिन अब फिर ये इनका ग्राफ डेली गिर रहा है। रहा सवाल कांग्रेस का, मैं कांग्रेस में रहा ज़रूर, लेकिन कांग्रेस में काफ़ी कोशिशों के बाद भी वहाँ पर लोग कांग्रेस से जुड़ नहीं रहे हैं। कोशिश लोग कर रहे हैं लेकिन वहाँ लोग जुड़ नहीं रहे हैं। और मैंने साफ कह दिया था उन लोगों से, जो उनके हाई लेवल के लोग थे, मेरी जब उनसे मीटिंग होती थी, मैं देखिए आपके यहाँ आया हूँ, जब तक आपका हालात अच्छे नहीं होंगे मैं चुनाव लड़ूंगा, और जब हालात अच्छे हों तभी मैं हाँ करूँगा आपसे। इसी बीच में मेरी शेरवानी साहब, जो सलीम शेरवानी साहब हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ राजनीति करिए, हमारे साथ रहिए, आप शरीफ आदमी हैं, समझे। तो जब वो समाजवादी पार्टी में पिछले साल नवंबर में गए तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के मेरी अखिलेश जी से 2 बार 3 बार मेरी मीटिंग कराई कि हर टॉपिक में मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे देहात सीट के लिए कहा था कि मुझे कहीं से देहात सीट दे दी जाए, लेकिन क्योंकि देहात में कहीं गुंजाइश नहीं थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कैंट जो है वो 1.25 लाख वोट है, जीत सकते हैं यहाँ से, ये सीट जीती जा सकती है, आप यहाँ पे कोशिश करिए। तो उनके कहने पर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है और मैं
सारी अपनी कोशिशें कर रहा हूँ। मेरी 5 टीमें सितंबर से काम कर रही हैं, जो घर घर जा कर के, जिसमें हर टीम में 8-8 लड़कियां काम कर रही हैं। 3 लड़के मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं लैपटॉप लेकर के। वो जितने दिन भर के फॉर्म कलेक्ट होते हैं वो फॉर्म बोर्ड बनाते हैं जी। और मैं एक स्टिकर लगवा रहा हूँ घर घर जा कर के, क्योंकि मैंने जब देखा कि एक एक घर के बोर्ड कई कई जगह बांट दिए गए हैं। होता यह है कि जब लोग वोट डालने जाते हैं तो पता ये लगा कि साहब 4 वोट तो पड़ गया, 2 वोट गए होंगे, आपका वोट तो है नहीं। अब वो कहते साहब वोट हमारा काट दिया गया। वोट कटता नहीं है, वोट कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है, जो उस बाद उनको नहीं मालूम हो सकता, उनको बताने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं स्टिकर के माध्यम से हमारी जो टीम है वो जाकर के अवेयर कर रही है लोगों को कि किसका कहाँ वोट पड़ेगा, बूथ नंबर क्या है, स्कूल या कॉलेज जो जहाँ सेंटर का नाम है, क्रमांक किस क्रमांक में नाम है। तो एक घर के हर वोटर को अपना सेंटर मालूम हो जाएगा और बूथ नंबर मालूम हो जाएगा। जी जी, ये काम हमारी टीम कर रही है। जी जी। ये ग्राउंड कहना चाहिए, ग्राउंड आपकी जो तैयारी है जी। उसका आपने एक जायज़ा में बताया। मैं कुछ सवाल और रह गए हैं। कल एक गठबंधन हुआ है जो सबसे ज़रूरी गठबंधन भी माना जा रहा था, शिवपाल सिंह यादव जी का और अखिलेश यादव जी का। इस गठबंधन से कितनी मजबूती आएगी, क्या फ़ायदा नज़र आता है? आप उस लेवल के नेता हैं जिससे मैं सवाल कर सकता हूँ, तो क्या नज़रिया है आपका इसमें? देखिए, बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुरू से मैं देख रहा हूँ, उनका एक ही प्रोग्राम है कि छोटे छोटे दल जो 2-2 4-4 सीटें लेकर के आए हुए हैं, जिनके 2-2 4-4 विधायक हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 5 हैं, तो ऐसे लोगों से वो गठबंधन कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बहुत वक्त की ज़रूरत है इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से नहीं हटती है तो आप ये समझ लीजिए कि ये देश और ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये देश को बर्बाद कर देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे ये बिल्कुल। तो उसके लिए ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, इनका जो गठबंधन हो रहा है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी, तो मुझे ऐसे हालात लग रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि यूपी में भी ये 3 सीटों पर रह जाएं। जिस तरीके से एक बयार चल रही है कि अखिलेश यादव जी अगर मीटिंग कहीं कर रहे हैं, रात में मीटिंग कर रहे हैं, तो रात में भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उसको सरकारी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, सरकारी अधिकारियों का सहारा लेना पड़ रहा है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। यहाँ तक कि अब इनको धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। जाकर के बनारस में डुबकियाँ लगा रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो जब धर्म का सहारा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये डूब रही है इनकी नाव, ये ख़त्म होने जा रहे हैं बिल्कुल। जी, बहुत सारी बातें हैं। मैं थोड़ा सा अभी इस तरफ आना चाहता हूँ, 1-2 सवाल और रह गए। आप क्योंकि सिस्टम का हिस्सा रहे, इंजीनियर के पद से रिटायर हुए, सिस्टम को बहुत करीब से देखा, सिस्टम की खूबी और खामी को भी जानते हैं। अगर पार्टी और उसके बाद आवाम मौका आपको देती है तो रोज़गार का एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें एक कमी नज़र आती है, कैंट क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। क्या ऐसा करना चाहेंगे जो लोगों को सीधा फ़ायदा करे? ऐसा है, देखिए, कैंट क्षेत्र जो है इसके अंदर एक तो पुराना शहर आता है, दूसरे ये सुभाष नगर, मणिनाथ और नेकपुर आता है। ये 2 पॉकेट इतने बड़े हिस्सा है वोटों का, पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये। यहाँ की हालत यह है कि सड़कें, नाली का पानी घरों के अंदर भरा हुआ है, जर्जर हालत है सड़कों की, निकलना मुश्किल है। हाई टेंशन लाइनें ऊपर से गुजर रही हैं, हाई टेंशन लाइनों से साल में सैकड़ों लोग मर जाते हैं।
बिल्कुल नीचे से गुजर रही हैं, टच करती हुई निकल रही हैं मकान से, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा प्राथमिकता होगी, अगर कैंट क्षेत्र की जनता मुझे जिता के भेजती है तो मेरी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले इन नालियों का, इन पानी का सबका सुधार किया जाएगा। समवेल सिस्टम लगाए जाएंगे जिससे ये पानी बाहर फेंका जाए, जो पानी का स्टॉक हो रहा है उसको बाहर फेंका जाए। दूसरे, इन इलाकों में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई कन्याओं का डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई इंटर कॉलेज नहीं है, मेडिकल व्यवस्था नहीं है, इतना बड़े हिस्से को होते हुए कोई व्यवस्था मेडिकल की नहीं है, तो वो व्यवस्था कराई जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जरी और फर्नीचर और बेंत का बहुत बड़ा कारोबार है जी। जिसका फ़ायदा बाहर के एक्सपोर्टर उठा रहे हैं। काम यहाँ होता है, फ़ायदा दिल्ली के और बॉम्बे के और गुजरात के लोग उठा रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जो यहाँ पर सेंटर खोले जाएं, उद्योग लगवाए जाएं, जो बाहर के उद्योगपति हैं उनको लाया जाए, यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने लगाए जाएं, यहीं माल बने, यहीं से एक्सपोर्ट हो, जिससे नौजवानों को रोज़गार मिले। ये मेरी प्राथमिकता होगी। जी, लगभग सारी चीज़ें हमने बात कर ली सियासी मुद्दों पर भी। एक सवाल इन तमाम बातों से हटके है, आपने ज़िंदगी में तमाम मुकाम हासिल करे, आप अपनी जॉब में भी आला मुकाम पर पहुँचे, सियासत में भी आपने एक इज़्ज़त और नाम कमाया, शोहरत कमाई। इतनी बिज़ी लाइफ के बीच, सियासी हलचल के बीच, अपने मनोरंजन के लिए इंजीनियर अनीस अहमद क्या करते हैं? अगर आप चाहें उस पर रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का एक पार्ट वो भी है। देखिए, हमारा मनोरंजन जो है सबसे बड़ा है समाज सेवा। मैं गरीबों के बीच में जाता हूँ और गरीबों के जाकर के मैं सेवा करता हूँ। बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो मैं पब्लिकली बताना नहीं चाहता, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती है मैं जब किसी गरीब की मदद कर देता हूँ। दिन में हमसे बहुत से बेसहारा और गरीब लोग आते हैं, मदद ले जाते हैं, तो मुझे उनकी मदद करने में बहुत खुशी महसूस होती है, बामुकाबले कि मैं और किसी और चीज़ों में अपना इंटरटेनमेंट करूं जा कर के, तो मुझे इन कामों में मज़ा ज़्यादा आता है, तो वो काम मैं करता हूं। अगर कोई पैगाम, कोई मैसेज हमारे ज़रिए से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। पैगाम तो देखिए, मैं अपनी कैंट विधानसभा के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होने जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही निकम्मे लोग हैं, बेईमान लोग हैं। तो मेरा यही गुजारिश है कैंट की जनता से कि भारी से भारी, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। सबसे बड़ी चीज़ भाईचारा कायम रखें, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीद है मुझे कि कहीं कोई ना कोई ये बहुत बड़ा दंगा, कोई बहुत बड़ा फसाद करा सकते हैं जिससे ये भाईचारा ख़त्म हो। हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाना चाहते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। तो मैं अपनी जनता से ये गुजारिश करूँगा, इन सब चीज़ों को ऊपर भी गौर करते हुए भाईचारा बनाए रखें और भारी से भारी तादाद में वोटिंग करें। और जो वोट रह गए हैं बनवाने के लिए, हमारे कैंप लगा हुआ है, पशुपतिनाथ मंदिर के पास हमारा ऑफिस है, वहाँ हमारे ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं। हमारी 40 टीमें काम कर रही हैं, 40 लड़कियों की 5 टीमें काम कर रही हैं। तो उनसे के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाएं, जिनके आधार नहीं है वो आधार बनवाएं। यही मैं सब संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपको पार्टी टिकट दी, आप विधायक बने और इससे ऊपर उठ के मंत्री बने। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे इंजीनियर अनीस अहमद, जिन्होंने बेहद खूबसूरत लबो लहजे में तमाम बात कही। यकीनन आज भी हमारे लोकतंत्र में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ज़रूरत है, और लोकतंत्र में सियासी मायने ये हो जाते हैं कि अगर अच्छे लोग सियासत में आएंगे तो यकीनन बहुत कुछ बदलेगा, एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी और हमारे समाज को फ़ायदा मिलेगा। हम 21वीं सेंचुरी में हैं, जाहिर है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग आएँ और सियासत की उस बागडोर को, उस नुमाइंदगी को संभालें जो समाज को बेहतर रास्ते पर ले जाए।
फ़िलहाल मैं अपनी तमाम बातों को इस बात के साथ और ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इसी वजह से मीडिया का भी काम है हर शख्स की आवाज़ को बुलंद करना और लोगों तक पहुँचाना। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।